गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छात्रों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का विषय है वो है आंकड़ों का संग्रह, डाटा कलेक्शन। पिछले चैप्टर में मैंने आपको अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से अवगत करवाया, साथ में आपको स्टैटिस्टिक्स का परिचय मैंने करवाया कि स्टैटिस्टिक्स की जरूरत इकोनॉमिक्स में क्यों है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसके ऑब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स में क्यों पढ़ना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। वो प्राथमिक स्तर पर मैंने आपको 2-4 वीडियो जो पिछले दिए हैं उनमें फर्स्ट लेसन में हमने उस चीज को क्लियर किया है। आज हम सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन है आंकड़ों का संग्रह। तो छात्रों, यहां सबसे पहली बात यह आती है कि आंकड़े क्या हैं या ये तथ्य क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों होती है या इनकी स्रोत क्या है, कैसे इनका संग्रह किया जाता है। इस विषय वस्तु को हम यहां आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोई भी घटना जो होती है उस घटना को तथ्यात्मक रूप से या आंकड़ों के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो वो समंक या डाटा या आंकड़े बन जाते हैं। जैसे कुछ घटनाएं ऐसी होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको उदाहरण देके बताया कि एक्सीडेंट होने से अनेकों लोग मर गए, तो ये तथ्यात्मक घटना नहीं है, ये वर्णनात्मक घटना है। और वर्णनात्मक घटना का अर्थशास्त्र में या स्टैटिस्टिक्स में कोई महत्व नहीं है, इसलिए हमें तथ्यात्मक घटना पर बात करनी पड़ेगी कि दुर्घटना होने से 100 लोग मर गए, 5 लोग घायल है, 20 लोग घायल है, ठीक है ना, ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी पिछली कक्षाओं में, छोटी क्लासों में इस चीज को पढ़ा होगा कि 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, जो 2011 में बढ़कर इतना हो गया, जिसमें आपका डेंसिटी इतना हो गया, आपका जो सेक्स रेशियो है वो इतना हो गया, या फिर आपकी रूरल और अर्बन जो पॉपुलेशन है उसमें इस प्रकार के चेंज आए। ये सारी बातें हमने पढ़ी होंगी। या प्रोडक्शन के संदर्भ में पढ़ा होगा कि हमने 2001 में हमारा मक्का का उत्पादन इतना टन था, जो बढ़कर 2020 में 222 टन हो गया, ठीक है। दूध का उत्पादन 2001 में 10 लीटर था, जो बढ़कर अब 500 लीटर हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं कोई ना कोई निष्कर्ष निकालती हैं। जब हम इन आंकड़ों को इस प्रकार कंपेयर करके पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमें कोई ना कोई परिणाम देती है। आज यदि हम इस बात को देखें कि 2030 के बारे में हम सोचें, आज 2020-21 में हम जी रहे हैं, और 30 के बारे में सोचें कि 2030 का जीवन कैसा होगा और उसके लिए आदर्श पॉपुलेशन क्या होगी, एक अनुकूलतम जनसंख्या क्या होगी, उसके लिए हम सोच जुटाएं। एजुकेशन का स्तर क्या होगा, मेडिकल का स्तर क्या होगा, पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी, ये खाद्यान्न की कितनी जरूरत पड़ेगी, रहने के आवास की कितनी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब बिंदुओं पर हमें आज सोचना होगा, क्योंकि 30 साल या 2030 में इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो फिर ये व्यवस्था यदि हम आज नहीं सोचते हैं तो 2030 में क्या करेंगे। जैसे हम आज कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की जो बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की समस्या आई है, अब हम आगे के 20 साल की सोचेंगे, कोई इस तरह की बीमारी फिर हमारे सामने आ सकती है, तो उसके प्रिकॉशन हम आज से स्टार्ट कर दें। तो ये जो आंकड़े होते हैं, ये जो तथ्य होते हैं, ये इस प्रकार की घटनाओं के परिणामों से हमें अवगत करवाते हैं कि आने वाले समय में इन तथ्यों को हम किस प्रकार से काम में लेंगे। तो ये सारी बातें हम यहां सीखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है या तथ्य या आंकड़ा जो है, ये किसी भी घटनाक्रम जो होता है उसका एक वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करना या तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना उसमें सहायक होता है। अब हम बात करते हैं कि आंकड़े जो हैं इनके स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब इन आंकड़ों को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो छात्रों, पिछली क्लासों में आपने 2 प्रकार के आंकड़े पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा बोलते हैं इसको, और दूसरा आपने पढ़ा होगा द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी डाटा, समंक, प्राथमिक, समंक। तो 2 प्रकार के समंक, 2 प्रकार के आंकड़े आपने छोटी क्लासों में भी एसएसटी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। प्राथमिक या प्राइमरी डाटा कौन सा होता है और सेकेंडरी डाटा कौन सा है। तो देखिए छात्रों, प्राथमिक आंकड़ा वे आंकड़ा होता है जो व्यक्ति या जो ऑब्जर्वर होता है, सर्वे करता होता है, वो खुद उस समस्या तक पहुंचकर उस आंकड़े को एकत्रित करता है।
वो प्राइमरी फंक्शन होता है। क्योंकि वो व्यक्ति या खुद स्वयं जाकर समस्या से वो डाटा कलेक्शन कर रहा है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष आंकड़ा भी कहा गया है। और सर्वेकर्ता द्वारा या ऑब्जर्वर के द्वारा उसको मौलिक तौर पर प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राकृतिक जो स्थिति होती है, वास्तविक जो स्थिति होती है, उसके आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसको प्राकृतिक आंकड़ा, मौलिक आंकड़ा या प्रत्यक्ष आंकड़ा भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि आप लोग स्कूल के छात्रों के बीच में किसी आप फिल्मी कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आप सर्वे कर रहे हैं कि फिल्मी कलाकारों में सबसे लोकप्रिय हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ये आप सर्वे, ये हमारी विषय वस्तु है। अब इसमें क्या करेंगे हम सभी स्कूलों में जाकर यदि डाटा कलेक्शन करते हैं, उनसे क्वेश्चनर भरवाते हैं, प्रश्नावली भरवाते हैं कि आप किसको पसंद करते हैं, उसको क्या रैंक देते हैं, उसके हम एक प्रश्नावली बना लेंगे और उसके आधार पर उनके रैंक को हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब एक एक स्टूडेंट्स के पास जाकर उसके विचारों को आप नोटेट कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं कि आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो इस प्रकार से जो तथ्य इकट्ठे होकर हमारे पास आएंगे वो प्राइमरी फंक्शन कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। इसके अलावा इन्हीं आंकड़ों को यदि एक संस्था द्वारा कलेक्शन करवाया जाता है और दूसरी संस्था अपनी रिपोर्ट में इन आंकड़ों का प्रयोग करती है, एक संस्था इनका कलेक्शन कर रही है, दूसरी संस्था इन आंकड़ों का अपनी रिपोर्ट में प्रयोग कर रही है, तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाता है। इसमें कोई भी सर्वे करता प्रत्यक्ष या व्यक्ति समस्या तक नहीं जा रहा है और वो किसी अन्य माध्यम से, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो माध्यम समाचार पत्र हो सकते हैं, लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो सकती हैं, वेबसाइट हो सकती हैं, कंप्यूटर इंटरनेट हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं। इनके माध्यम से जब हम कोई सोर्स प्राप्त करते हैं, हम खुद प्राप्त नहीं कर रहे, हम दूसरों के माध्यम से सोर्स को प्राप्त कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डाटा होता है। देखिए छात्रों, यहां प्रकाशित और अप्रकाशित की बात है कि जो अप्रकाशित है, जिसको आपने इकट्ठा किया, जो कहीं प्रकाशमान नहीं है, जिसका आपको कहीं भी अवलोकन नहीं मिलेगा, उसको आप केवल खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं, इस प्रकार के आंकड़े तो होते हैं प्रत्यक्ष। और जो आंकड़े एक बार पब्लिश हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं, मैंने किसी समस्या को लेकर काम किया और मेरी समस्या की जो रिपोर्ट है वो मैंने किसी मैगजीन में, किसी किताब में, पत्र पत्रिका में, ऑनलाइन साइट पे मैंने उसको डाल दिया, तो वो प्रकाशित हो गया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा ये वीडियो जो है मैं आपको YouTube के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरी जो जानकारी है, जो मैंने कलेक्ट किया है, इसको मैं प्रकाशित कर चुका हूं, आपको दे चुका हूं। तो ये जो तरीका होगा YouTube चैनल से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप अपने चैनल से जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो तरीका है वो आपका सेकेंडरी डाटा का है। तो दो प्रकार के डाटा हो गए यहाँ पर, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो शायद इन दोनों डाटा में आपको भेद समझ आ गया होगा कि प्राइमरी डाटा जो होता है, प्राथमिक आंकड़ा जो होता है, वो क्या करता है, उसमें सर्वे करता या अनुसंधान करता व्यक्तिगत तौर पर खुद समस्या तक जाता है और वह सर्वे करेगा और बहुत सारी जानकारी को जुटाएगा, जिससे जो घटनाएं हमारे सामने आएंगी वो हमारा प्राथमिक है। जैसे शहर में कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट स्पॉट पर यदि पत्रकार पहुंचता है और वहां ये जानकारी लेता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, किस किस के बीच हुआ, कितने लोग इंजर्ड हो गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, ये सारी घटनाओं को खुद ले रहा है, इसका मतलब वो पत्रकार जो वहां जाकर अनुसंधान कर रहा है वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। और पत्रकार उस आंकड़े को लेकर अपने मैगजीन में, अपने पेपर में पब्लिश करता है, लिखता है, छापता है कि कल इस प्रकार की घटना हुई जिसमें इतने लोग इंजर्ड हुए, इतने लोगों को डेथ हो गया, इस प्रकार से घटना हुई, और उसको सुबह हम फिर पेपर में पढ़ लेते हैं, अखबार में पढ़ लेते हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सेकेंडरी डाटा हो गया, और उस पत्रकार के लिए कौन सा डाटा हो गया, वो प्राइमरी डाटा हो गया। तो यहां हमें भेद करना होगा कि जब हमें किसी अन्य स्रोत से समस्या से संबंधित जानकारी मिलती है या सूचना मिलती है, चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, कंप्यूटर साइट्स हो सकती हैं, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, लाइब्रेरी के माध्यम से हो सकता है, पुस्तकों के माध्यम से हो सकता है, लेखकों के लेखों के माध्यम से हो सकता है, कोई भी माध्यम हो, उससे हमें जानकारी मिल रही है, तो वो सेकेंडरी डाटा का विषय है। और यदि उस जानकारी को पहली बार खुद जनरेट कर रहे हैं, किसी ने उस पर काम नहीं किया है, किसी ने उसका प्रकाशन नहीं किया है,
उस समस्या संबंधी जानकारी हम खुद लेकर आ रहे हैं, तो वो प्राइमरी डाटा होता है। छात्रों यहां अब ये दो प्रकार के डाटा पढ़े, तो आपके दिमाग में प्रश्न भी आ रहा होगा कि हमें दो प्रकार के डाटा पढ़ने की जरूरत क्या है। तो कई बार समस्याओं की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। कई बार हम चाहकर भी सेकेंडरी डाटा से काम नहीं कर सकते और कई बार हम चाहकर भी प्राइमरी डाटा से काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी डाटा जो होता है उसमें समय और धन दोनों बहुत अधिक लगते हैं। जब आप खुद फील्ड में जाकर किसी काम को करेंगे तो आपका समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और आपका पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो कई परिस्थिति ऐसी जनरेट हो जाती है कि हम सेकेंडरी डाटा से ही काम चला लेते हैं, लेकिन कई इस प्रकार की समस्याएं होती है कि हम को प्राथमिक सर्वे करना पड़ता है। कि जैसे हमारे शहर में पानी की समस्या है, अब पिछली बार हमने सर्वे किया था पानी के संदर्भ में, वो सर्वे इस बार काम नहीं आएगा क्योंकि वो प्रकृति बदल चुकी है। इस बार पानी की समस्या किस प्रकार की है, कितने लोगों को है, कितने लोगों को पानी की जरूरत है, तो हमें दोबारा से मौलिक सर्वे करना पड़ेगा। और जब हम उसका मौलिक सर्वे कर लेंगे तो हम एक अच्छे परिणाम पर पहुंच सकते हैं। तो छात्रों कई बार परिस्थितियां प्राइमरी डाटा की बनती हैं तो हमें प्राइमरी डाटा करना पड़ता है, कई बार परिस्थितियां सेकेंडरी डाटा की होती हैं तो हम सेकेंडरी डाटा से काम चला लेते हैं। जैसे आपको गूगल पर कोई जानकारी लेनी है तो आप उसका लिंक डालते हैं और आप उससे संबंधित जानकारी ले लेते हैं, यह आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। तो यहां आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं? वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त किए जाते हैं, जिनका पहली बार ही संकलन किया जाता है, वे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। और वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कर लिए जाते हैं, अन्य माध्यम से प्राप्त कर लिए जाते हैं, वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। या तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन यहां बनता है, या फिर कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में अंतर क्या है। तो छात्रों इतना सारा मैंने इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया आपको, अब आप अपने विवेक से भी बहुत सारे अंतर इसमें से निकाल सकते हैं। वन बाय वन यदि अपन बात करें कि वे आंकड़े जो व्यक्तिगत तौर पर संग्रहित किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं, वे प्राथमिक आंकड़े। वे आंकड़े जो किसी स्रोत से या अन्य माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि सर्वेकर्ता खुद अपनी नजरों से देखकर उनको प्राप्त करता है, तो प्राकृतिक भी होते हैं, मौलिक भी होते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े अमौलिक होते हैं। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, किसी ने गलत वे से उसको सोचकर आंकड़ा इकट्ठा कर लिया और उसका प्रयोग हम ले रहे हैं, तो उसमें मौलिकता नहीं है। उसमें जब इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो उसमें सांख्यिक विधियों का प्रयोग करने के बाद उनका मूल स्वरूप बदल जाता है। आंकड़ों का जो मूल स्वरूप हमने फील्ड से प्राप्त किया है वो पब्लिश होने के बाद बदल जाता है। बहुत सारे डाटा लमसम होते हैं, पॉइंटों में होते हैं, तो हम एरर को दूर करने के लिए पॉइंट्स को हटा देते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या हम 121 करोड़ कहते हैं, आगे का फिगर हमने इसमें से हटा दिया कि 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। तो इस प्रकार की मूल प्रकृति बदल जाती है। तो प्राथमिक आंकड़ा मौलिक हो गया, द्वितीयक आंकड़ा अमौलिक हो गया। प्राथमिक आंकड़ा अप्रकाशित होता है, मतलब इसको प्रकाशित नहीं किया जाता, जबकि द्वितीयक आंकड़ा जो होता है वो प्रकाशित होता है। इसको प्रकाश में लाया जाता है या इसको किसी अन्य पत्र पत्रिका किताब में छाप दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि प्राथमिक आंकड़े जो है उनका उपयोग लेने के बाद सावधानी सतर्कता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमने इकट्ठा किया है। हमने जो उद्देश्य हमारे सर्वे का निर्धारित किया था उस उद्देश्य के अनुसार उनको हमने एकत्रित किया है, इसलिए उनमें सतर्कता की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सेकेंडरी डाटा हम कैलकुलेट करते हैं, दूसरे सोर्स से लेते हैं, तो उसमें हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उस आंकड़े को पता नहीं सर्वेकर्ता ने किस परिस्थितियों में किस उद्देश्य के लिए एकत्रित किया था और हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। तो वहां से परिणाम मिसमैच हो सकते हैं, गलत हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो प्राइमरी फंक्शन होता है उसमें मापने की इकाई में हम एकरूपता को लेकर चलते हैं, जबकि सेकेंडरी फंक्शन में हमें यह पता नहीं लग पाता कि जो सर्वे करता है उसने किस रूप में किस इकाई में आंकड़ों को मापा है। तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, इस प्रकार के अंतर आप उसमें कर सकते हैं।
तो छात्रों यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि प्राइमरी डेटा किसे कहते हैं, सेकंड डेटा किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ये घटनाक्रम आपको आंकड़ा जो कलेक्शन है हमारा संग्रह, इसमें आपको इस वीडियो में बताया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर जब बात करेंगे, अगले इसी चैप्टर में अगले बिंदु पर जब बात करेंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि आंकड़ा कैसे प्राप्त किया जाता है। अभी तो आंकड़ों के सोर्स बता दिए आपको, अभी बताएंगे आंकड़ा प्राप्त कैसे करें। तो उसके लिए हम प्रश्नावली निर्माण करना, प्रश्नावली कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन उसको लेकर फील्ड में कैसे जाते हैं, प्रश्नावली बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साक्षात्कार हम फील्ड में कैसे करें। जब हम किसी समस्या पर काम करने जाते हैं तो हमें वहां जाकर लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, लोगों का साक्षात्कार करना पड़ता है। साक्षात्कार हम कैसे करें, हम व्यक्तिगत साक्षात्कार करें, टेलीफोन साक्षात्कार करें, या हम डाक से साक्षात्कार करें। अब जैसे आज कोविड की प्रॉब्लम है तो हम आज व्यक्तिगत सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि गाइडलाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, और आपको किसी समस्या को लेकर, जैसे यही मान लें हम सरकार ने सर्वे करवाया कि स्कूलें ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसमें गार्जियन या अभिभावकों की क्या राय है। बहुत बड़ी समस्या है, परेशान हो रहे हैं बच्चे, टीचर्स भी, स्कूल वाले भी, सब परेशान है। इकोनॉमी में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सब क्या चाहते हैं कि स्कूल खुलनी चाहिए नहीं खुलनी चाहिए, तो सरकार ने उसके लिए या जो विभिन्न प्रकार के चैनल हैं उन्होंने भी एक सर्वे करवाया, तो उसमें गार्जियन और बच्चों की राय ली गई। तो उसमें व्यक्तिगत सर्वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि व्यक्तिगत सर्वे आप करोगे तो निश्चित तौर पर आपको व्यक्तिगत संक्रमण होने की समस्या बढ़ सकती है। तो उसमें टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, नेट बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से, अन्य सोर्स को अपनाते हुए सर्वे किया गया कि स्कूल ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसमें लोगों ने अपनी अपनी राय दी। तो हमारे जीवन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी कठिन समस्याएं आती हैं, और उनका समाधान स्टैटिस्टिक्स के द्वारा इस प्रकार से सोर्स एकत्रित करके हम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही आपको बताएंगे। आप इसको बुक बाजार से खरीद लें और इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, और किसी पैरा में किस तरह की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। जो चैट बॉक्स आपका बना रखा है चैनल में, उस चैट बॉक्स में आप हमसे चैट भी कर सकते हैं, और चैट के माध्यम से हम आपको जवाब भी देंगे। थैंक यू।